मैं निपुण कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार द्रोणा ICS में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और आने वाली परीक्षा में आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बनने वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी के तुलन पत्र से हमें बताना है क्या होता है। कंपनी की लाभप्रदता की सीमा को आंकना संभव है। ऑप्शन बी, कंपनी की लाभप्रदता और आकार का निर्धारण करना संभव है। ऑप्शन सी, कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। ऑप्शन डी है, कंपनी की परिसंपत्तियों, ऋणों और मार्केट शेयर को बताना संभव है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या। ऑप्शन ए, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। ऑप्शन बी, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम कर पाते हैं। ऑप्शन सी, वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित हैं। और ऑप्शन डी, उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है तो है, भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध हुआ है। हमें बताना है कि कब एक सीमा तक जो निरुद्ध हुआ है वही चीज़ बताना है। ऑप्शन ए, व्यापार में पर्याप्त उद्यम वृत्ति और नेतृत्व के अभाव में। ऑप्शन बी, निवेश हेतु बचत के अभाव में। ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी कौशल और आधारित संरचना के अभाव में। और ऑप्शन डी है, अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण। इसमें से अब हमें कथनों को बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, ये चीज़ हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 1, 3 और 4। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है 2, 3 और 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 90 के दशक में सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूहों को निम्नलिखित समुच्चयों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है। बताना है कि किस क्षेत्र में गरीबी का प्रभाव अधिक है। तो ऑप्शन ए है हमारा केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुसलमान। ऑप्शन बी है हमारा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन। ऑप्शन सी है हमारा पंजाब, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियाँ। और ऑप्शन डी है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और असम के ईसाई। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बट उससे पहले मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बनने वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोजगार गारंटी योजना
क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुष और स्त्रियों में से कम 50% को। ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों में से कम 50% को। ऑप्शन सी है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। और ऑप्शन डी है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है, जो कि है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है, उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया है। ऑप्शन बी है, बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय आयोजना की भूमिका अनावश्यक हो गई है। ऑप्शन सी है, आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास, आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में अंतरित हो गया है। और ऑप्शन डी है, राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, जो कि है राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से दुष्प्रभावित किया। इस संकट का कारण क्या था वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, सामान्य तौर पर वित्तीय संसाधनों और वित्तीय क्षेत्र का कुप्रबंधन था। ऑप्शन बी, पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूलन होना था। ऑप्शन सी, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में जिसने पहले इस निर्यातोन्मुख देशों को निर्यात बाजार प्रदान किया था, आई मंदी और सुस्ती का दौर था। और ऑप्शन डी है, उत्तरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है सामान्य तौर पर वित्तीय संसाधनों और वित्तीय क्षेत्र का कुप्रबंधन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसानों को उनकी अल्पविधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है, हमें यही चीज़ बताना है। तो ऑप्शन ए है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरपीबीएस और गैर सरकारी उधारदाता। ऑप्शन बी है, नाबार्ड, आरबीआई, व्यावसायिक बैंक और गैर सरकारी उधारदाता। ऑप्शन सी है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी और अग्रणी बैंक आईआरडीपी और जेआरवाई। और ऑप्शन डी है, वृहत बहुउद्देशीय आदिवासी कार्यक्रम डीसीसीबी, इफको और व्यावसायिक बैंक। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरपीबीएस और गैर सरकारी उधारदाता। ये ऋण के मुख्य स्रोत थे कृषि के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है, उद्योगों का प्रयोग किए उभयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से
प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर को विकसित करना। ऑप्शन सी, ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसी आधारिक संरचना के विकास करने हेतु। और ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास जैसे कि पूर्ण साक्षरता, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण और आवासन और पेयजल हेतु। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है उद्योगों की प्रौद्योगिकीय उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी ऑप्शन ए ने बढ़ाने की प्रवृत्ति दर्शाई है। ऑप्शन बी, हिस्सेदारी ने घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है। ऑप्शन सी, हिस्सेदारी स्थिर बनी रही है। और ऑप्शन डी, हिस्सेदारी घटती बढ़ती रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी ने बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पर उससे पहले कह देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बनने वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा 11वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस एक देश का प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान किस देश का है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है हांगकांग और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी सही है, जो कि है सिंगापुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रिक्त स्थान लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश डैश डैश। तो उपर्युक्त अंश संबंधित है, किससे संबंधित है हमें यही चीज़ बताना है। तो ऑप्शन ए है सुनियोजित विकास से, ऑप्शन बी सामुदायिक विकास से, ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली से और ऑप्शन डी एकीकृत विकास कार्यक्रम से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है सामुदायिक विकास से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है, वही चीज़ बताना है, यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, ऑप्शन बी शिक्षा संबंधी सूचकांक, ऑप्शन सी स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक और ऑप्शन डी बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि यह शिक्षा संबंधी सूचकांक गांव के लिए नहीं देता है, प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। उदारीकरण शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ वो चीज बताना है। ऑप्शन ए है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ऑप्शन बी भारतीय रुपये की परिवर्तन नीयता के साथ, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, और ऑप्शन डी है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है वही चीज़ बताना है। तो ऑप्शन ए है सरफरा बाजार, ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन सी है
बंदूकों का बाजार और ऑप्शन डी है शुद्ध धातुओं का बाजार, शुद्ध धातुओं का बाजार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1/12/1997 से लागू हुई उद्देश्य शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, वही चीज़ बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा नेहरू रोजगार योजना, ऑप्शन बी शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और ऑप्शन डी है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ही है जो कि सही है, जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रेजिडेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे US डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में, और बताना है और किस में किया गया था। तो ऑप्शन ए है जापानी येन में, ऑप्शन बी है जर्मन मार्क में, ऑप्शन सी है यूरो में, और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी फ्रैंक में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है जर्मन मार्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि की दर का, ऑप्शन बी मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर का, ऑप्शन डी वेतन दर में वृद्धि की दर का। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ख्याल रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है। सूचकांक में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है, वही चीज़ हमें बताना है। ऑप्शन ए है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर में के मूल्यों में चढ़ाव, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों में के मूल्य में चढ़ाव, ऑप्शन सी बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य के समग्र चढ़ाव, और ऑप्शन डी बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य के समग्र चढ़ाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, राष्ट्रीय आय वाई है। तो इसमें CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। तो इसमें से कौन सा सही है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए y = C + I + G + X, ऑप्शन बी है y = C + I + G - X + M, और ऑप्शन सी है y = C + I + G + X - M, और ऑप्शन डी है y = C + I - G + C - M। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है y = C + I + G + X - M। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रीय आय = उपभोग प्लस निवेश, सरकारी खर्च प्लस कुल निर्यात माइनस कुल आयात। इसका मतलब है राष्ट्रीय आय = उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस कुल निर्यात माइनस कुल आयात। ठीक है गाइज, अब हम इसके ये देखिए यहाँ पे आपको इसका उत्तर पत्रांक दिया गया है, जो कि अगर आपको इसका PDF चाहिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होइए, और वहाँ पे आपको इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा।
तो गाइस जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बनने वाले बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और गाइस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे 7:30 बजे डेली मिलती है। और ये हमारी है पर डे वीक वाइज सब्जेक्ट्स, जो कि आपके लिए 7:30 बजे वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाया करेगी। और मंडे को हमारी पड़ती है इंडियन इकोनॉमी, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को जियोग्राफी, थर्सडे को इंडियन पॉलिटिक्स, फ्राइडे को साइंस एंड टेक, सैटरडे को हिंदी, और संडे को यूपी स्पेशल की क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आपको एक और भी न्यूज़ बतानी है कि हमारी सुबह की 6 बजे की क्लासेस चलती हैं, जो कि डेली करंट अपडेट्स की हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ टाटा बाय बाय, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।